हीना वॉइस में आपका स्वागत है। आप जहर खाकर मर क्यों नहीं जाती? नकुल की बात सुन मैंने हंसते हुए उससे पूछा, तुम लोग रह लोगे मेरे बिना? हाँ रह लूँगा, वह तमतमाते हुए बोला। अब तक मैं समझ रही थी कि वह किसी कार्टून के पात्र को अपने में उतार कर उसकी भूमिका अदा कर रहा है, पर उसके चेहरे पर छाई तटस्थता और एक मौन स्वीकृति के भाव ने मुझे एहसास कराया कि वह गंभीर है। अपने 13 वर्षीय बेटे के मुंह से यह बात सुन मैं हैरान रह गई। मुझे अपनी माँ होने की क्षमताओं पर संदेह होने लगा। आप और बच्चों की मम्मी जैसी क्यों नहीं हैं? आप घर पर भी नहीं रहती, बस पापा अच्छे हैं, हर समय मेरा ख्याल रखते हैं। स्कूल से आता हूँ तो पापा ही घर पर मिलते हैं, आप नहीं। बेटा मेरा जॉब ही ऐसा है जिसमें मुझे ज़्यादा वक्त से बाहर रहना पड़ता है। तुम्हारे पापा का काम ऐसा है कि वे लंच के लिए घर आ सकते हैं, फिर घर के पास ही है उनका ऑफिस। पापा खुद ही बॉस हैं, इसलिए जब चाहे घर आ जा सकते हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, हालांकि इस उम्र में उसे समझाना बेमानी लगता था। वह काफ़ी समझदार हो चुका था, यह भी समझता था कि मम्मी की नौकरी की वजह से ही सुख सुविधाओं के अंबार जुटते हैं। फिर भी मन को समझाया, आखिर है तो बच्चा ही। आप अच्छी मम्मी नहीं हैं, आप मम्मी जैसी मम्मी नहीं हैं। मुझे लगा कि जैसे नकुल ने मेरे मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। मम्मी जैसी मम्मी नहीं, आखिर उसकी नज़र में मम्मी की क्या परिभाषा है? शायद वही ठीक है। मैं एक आदर्श माँ की श्रेणी में नहीं आती हूँ, आती तो मैं एक आदर्श पत्नी की श्रेणी में भी नहीं हूँ। अपेक्षाओं की ठीक से समझकर पूरा करना दूसरों को खुश रखने के लिए आवश्यक होता है। तभी दूसरे, चाहे वह पति हो या बच्चा या कोई और, आपसे खुश रह सकते हैं। और अपनी खुशी, अपनी अपेक्षाएं, क्या उनके बारे में सोचना स्वार्थी होने की निशानी होती है? सिलसिला उस दिन ही रुका नहीं, क्योंकि नकुल की वह प्रतिक्रिया मात्र क्षणिक नहीं थी, दबे हुए ज्वालामुखी के फूटते लावे जैसी थी। वह भूला नहीं कि उसने क्या कहा था, वरना गुस्से में तो वह ना जाने क्या क्या कह जाता था। उस दिन ऑफिस से आकर बैठी ही थी कि बोला, ज़रा मार्केट जाना है, एक किताब खरीदनी है, आप चलो। बेटा अभी तो आई हूँ, थोड़ी देर में पापा आ जाएंगे तब उनके साथ चले जाना। बस तुनक गया वह। आप मेरी मम्मी नहीं है। अपने कमरे में जाकर उसने चीज़ों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। मन तो हुआ उसे झिंझोड़ डालूं, पर ठहर गई। थकावट और दर्द के सैलाब को सिर्फ आंखों में समेट लिया। उम्र के कारण शरीर में ही हो रहे बदलावों की वजह से वह इस तरह से रिएक्ट करने लगा था, या सचमुच में वही उसकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही थी। नौकरी को मजबूरी कहकर नौकरी करना स्वयं को जस्टिफाई करने जैसा होता है। उसकी मजबूरी तो नहीं थी, हाँ शौक था। वह घर बैठ ही नहीं सकती थी, और फिर अच्छा जॉब मिलना भी क्या आसान होता है। राकेश का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, ऊपर नीचे तो बिजनेस में होता ही रहता है। लेकिन अगर वह नौकरी ना भी करे तो भी अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती थी। अच्छी ज़िंदगी यानी अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, ज़रूरतें पूरी हो सकती थी, पर लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन उसकी नौकरी के चलते ही हो पाता था। ज़रूरत क्या है तुम्हें धक्के खाने की? घर में रहो और नकुल पर ध्यान दो, राकेश कई बार उससे कह चुका था। आज भी उसके आते ही वही बहस शुरू हो गई थी। एक दिन इसकी बात मान उसके साथ चली जाती तो क्या हो जाता? कितनी बार कहा है कि नौकरी छोड़ दो, पर तुम तो बस अपने बारे में सोचती हो। सही समझे, आखिर नौकरी तो मैं अपने लिए कर रही हूँ। बढ़ती महंगाई और रिसेशन के इस समय में तुम्हें क्यों नहीं यह बात समझ आती कि नौकरी आजकल कोई मौज मस्ती करने की चीज़ नहीं है, एक ज़रूरत है। उन लोगों से जाकर पूछो जिनके यहाँ कमाने वाला एक ही है, कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं उन्हें। और तुम चाहते हो कि मैं सारे दिन किचन में घुसी रहकर अपने टैलेंट और हर महीने मिलने वाले वेतन को नज़रअंदाज कर दूं? मैं ये सब नहीं जानता। बस राकेश को मानो कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। मैं भी नकुल के साथ क्वालिटी टाइम गुजारती हूँ,
पर उसने अपने मन में मुझे लेकर न जाने कैसी धारणाएं बना ली हैं। उसे समझाने से पहले तुम्हें मुझे समझना होगा। मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जी सकती। मुझे लोगों से मिलना-जुलना अच्छा लगता है। इतने बरसों से नौकरी करते-करते इसकी आदत हो गई है। अब छोड़ दी तो फिर नहीं मिलेगी। बी प्रैक्टिकल राकेश। फिर आगे नकुल की पढ़ाई का खर्च दिन ब दिन बढ़ेगा ही। तुम तो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए घर से बाहर रहना चाहती हो। ना जाने कौन सी उपलब्धि की चाह तुम्हें घर के बाहर रहने के लिए उकसाती है। और फिर मैं कौन सा तुम्हें घर में कैद होने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें घूमने फिरने की मनाही तो नहीं है। नकुल जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसे में बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तुम घर पर रहोगी तो कम से कम यह तो देख सकोगी कि वह टीवी पर क्या देख रहा है। नेट सिर्फ के कितने भयानक परिणाम देख सुन चुके हैं हम। पर तुम तो घर पर काफ़ी वक्त बिताते हो। तुम उस पर नज़र रख सकते हो। नकुल, हम दोनों की ही जिम्मेदारी है। जैसी कि जिसकी सुविधा हो, क्या मैनेज नहीं करना चाहिए? इस बार उसकी आवाज़ में ना तो तल्खी थी, ना ही रोष। राकेश की ओर से कोई जवाब ना पाकर मैंने फिर कहा, क्या कोई और रास्ता नहीं निकल सकता? मैं अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोशिश करने में कोताही नहीं करना चाहती थी। जब रास्ता साफ दिख रहा है तो बेवजह दिमाग खराब करने से क्या फ़ायदा? राकेश ने चिढ़कर कहा, यानी हर स्तर पर समझौता मुझे ही करना होगा। तुम औरत हो और एक औरत को ही समझौता करना होता है। वैसे भी एक माँ होने का दायित्व तो तुम्हें ही निभाना होगा। अपनी हद में रहना सीखो। राकेश की बात सुन मेरा मन जल उठा। मैं घायल शेरनी की तरह वार करने को तैयार हो गई। अच्छा, आज यह भी बता दो कि मेरी हद क्या है। हद से मेरा मतलब है कि घर संभालो, नकुल को संभालो, खाओ पियो मौज करो। राकेश के स्वर में बेशक पहले जैसी कठोरता नहीं थी। आवाज़ में कंपन था, लेकिन उसकी सामंतवादी मानसिकता के बीज प्रस्फुटित होते आवश्यक महसूस हुए। एक सभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला पुरुष लाख शिक्षित हो, पर बचपन में उसके अंदर औरत को दबाकर रखने के रोपे गए बीजों को झाड़-झंखाड़ बनने से कोई नहीं रोक सकता। राकेश की बात सुन मैं हैरान रह गई। राकेश जैसे पढ़े-लिखे इंसान की मानसिकता ऐसी हो सकती है? क्या पत्नी से उसकी अपेक्षाएं बस इतनी ही हैं? मेरी इच्छाओं का मान रखना, मेरे व्यक्तित्व को तराशने तक का ख़याल नहीं आता उसे। मैं कब अपने माँ होने की ज़िम्मेदारियों से पीछे हटना चाहती हूँ, पर राकेश का साथ भी तो नकुल को सही सोच देने के लिए ज़रूरी है। अपने आँसुओं को पीते हुए इस बार बिना कोई जवाब दिए मैं अंदर कमरे में चली गई। समझाया तो उसे जाता है जो समझने को तैयार हो, जिसके मन में खिड़कियाँ खुली हों। क्या नकुल की चिंता उसे नहीं है? वह तो बस उससे थोड़ा सा सहयोग चाहती है। नकुल उन दोनों को लड़ते देख अपने कमरे में चला गया था। उसे अपने खुद पर भी ग्लानि हो रही थी। वह इतना छोटा तो नहीं कि खुद मार्केट ना जा सके। अब वह 9वीं में है और हर काम खुद कर सकता है। वैसे भी पढ़ने और ट्यूशन में काफ़ी समय निकल जाता है। फिर क्यों वह हर समय पर पल भर के लिए मन में आए ये विचार उसके अंदर जड़ जमाई सोच के आगे पानी के बुलबुले की मानिंद ही साबित हुए। नो मम्मी इज़ रॉन्ग, वह बुदबुदाया। इधर राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से इस हद को परिभाषित करे। उसने तो वही कहा था जो आज तक वह देखता आया। उसकी दादी, माँ, बुआ, चाची, यहाँ तक कि बहनें और भाभी भी इसी परंपरा का निर्वाह कर संतुष्ट जीवन जी रही थी। क्या वाकई में वे संतुष्ट हैं? उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोरा। अपनी माँ को पिता की तानाशाही के आगे कितनी ही बार उसने बिखरते देखा था। पिताजी के लिए तो माँ की राय को न कोई महत्व था, ना ही उनका कोई वजूद था। माँ जब भी कुछ कहती, पिताजी चिल्लाकर उन्हें चुप करा देते थे। सारी जिंदगी माँ चूल्हे चौके में खपती रही, केवल जीना है इसलिए जीती रही। अब तक उनके चेहरे पर सुकून और संतुष्टि का कोई भाव नहीं था। माँ का दुख हमेशा ही उसे दर्द देता था। फिर आज क्यों वह, उसकी बहनों को भी पिताजी ने कभी सिर उठाकर जीने का मौका नहीं दिया। न मन का पहना, न खुलकर वे हंसी।
जहाँ राकेश की हर इच्छा को वह सिर माथे लेते थे, वहीं की बहनों की हर छोटी से छोटी बात में काट छाँट कर देते थे। वे हमेशा ही डर डर कर जी, और आज ब्याह के बाद भी उनकी दुनिया घर की देहरी के अंदर ही सिमट कर रह गई थी। उससे छोटी है, पर समय से पहले ही कुम्हला गई है। एक वीरानी सी छाई रहती है उनके चेहरे पर। खुशी की कोई किरण तक उन तक पहुंचती होगी, ऐसा लगता नहीं। पापा बुक लेने चलेंगे, इस पास वाली मार्केट में। नहीं, आगे वाली में मिलेगी, वरना मैं खुद ले आता। नकुल ने उसकी तंद्रा भंग की तो वह सोच के ताने बाने से बाहर आया। हाँ, क्यों नहीं। राकेश ने उसका कंधा थपथपाया। यू आर ग्रेट पापा। लेकिन मम्मी तो बस, उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। नकुल की बातें मेरे कान में पिघले हुए शीशे की भांति घुल रही थी। एक बच्चा अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचे, इससे ज़्यादा आहत करने वाली बात और क्या हो सकती है। मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए, इससे तो बेहतर है कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। तभी शायद मैं उसकी उम्मीदों की माँ बन सकूँ। नकुल शायद अपने रोम में बहता ही जाता, मानो मन की सारी भड़ास वह आज ही निकाल लेना चाहता हो। राकेश ने उसे कभी रोका भी तो नहीं, बल्कि उसके सामने मुझ में ही गलतियां निकालते रहते हैं। पर आशा के विपरीत राकेश की आवाज़ गूंजी, चुप रहो। अपनी माँ के बारे में इस तरह बात करते तुम्हें शर्म नहीं आती? उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो। वे तुम्हारी खुशियों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती है। उनको जितना भी समय मिलता है वह तुम्हारे साथ बिताती है, और तुम हो कि वह दुनिया की सबसे अच्छी माँ ही नहीं, पत्नी भी है। मेरी आंखों में नमी तैर गई। मैंने राकेश की ओर देखा। उसकी आंखें में आज पहली बार वह भाव दिखा जो जता रहा था कि वह मेरी भावनाओं की कद्र करता है। उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया तो मुझे आश्वस्त का एहसास हुआ। अपनों का विश्वास ही तो कठिन से कठिन परिस्थितियों से उबरने में मदद करता है। नकुल को सिर नीचा किए खड़े देख मैंने उसके बालों को सहलाया तो वह मुझसे लिपट गया। आई एम सॉरी मम्मी, अब मैं कभी आपसे गलत ढंग से बात नहीं करूँगा। आई लव यू मम्मी। उस पल मुझे लगा कि गुत्थियों के जंगल से निकल मैं एक शिखर पर आ खड़ी हुई हूँ, जहाँ सम्मान के साथ मुझे एक अच्छी पत्नी और आदर्श माँ होने का दर्जा दिया जा रहा है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।